तो चलिए बात करते हैं भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की। देखिए, यहाँ सही फाइनेंसिंग चुनना सिर्फ एक जरूरी कदम नहीं है, बल्कि ये एक असली गेम चेंजर है। ये वो चाबी है जो एक निवेश से मिलने वाले रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सही फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करके रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये एक लाइन ना पूरी कहानी बयां कर देती है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो अक्सर इस बात में छिपा होता है कि उसे फाइनेंस कैसे किया गया। मतलब साफ है कि फाइनेंसिंग सिर्फ एक मजबूरी नहीं है, ये एक ऐसा स्मार्ट हथियार है जो किसी भी निवेश का भविष्य तय कर सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इंडियन रियल एस्टेट में अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग को एक स्मार्ट टूल की तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए इस सवाल का जवाब कुछ आसान स्टेप्स में ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम, इससे पहले कि हम किसी भी लोन या फाइनेंसिंग ऑप्शन को देखें, अपना लक्ष्य, अपना गोल एकदम शीशे की तरह साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए ना खुद से ये 3 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, मकसद क्या है? हर महीने किराए से आमदनी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का इंतजार करना है? दूसरा, प्रॉपर्टी किस तरह की है? रहने के लिए घर है, बिजनेस के लिए कोई जगह है या सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा? और तीसरा, इसे कितने समय तक रखने का इरादा है? इन्हीं सवालों के जवाब पर पूरी फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी टिकी होती है। तो जब एक बार गोल क्लियर हो जाए, तब बारी आती है ये देखने की कि हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। मतलब मार्केट में कौन-कौन से फाइनेंसिंग के रास्ते खुले हुए हैं। यहां देखिए, ये हैं 3 सबसे बड़े लोन टाइप्स। चलिए इनको आमने सामने रख कर देखते हैं। होम लोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, घर खरीदने के लिए बेस्ट है और इसके ब्याज दरें भी सबसे कम होती हैं। फिर आता है LAP, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये तब काम आता है जब किसी मौजूदा प्रॉपर्टी पर पैसा उठाकर कहीं और इन्वेस्ट करना हो। और तीसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, जो बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए होता है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, इनके इंटरेस्ट रेट और लोन चुकाने की अवधि में कितना फर्क है। यही फर्क हमारी रणनीति पर सीधा असर डालता है। अब जरा होम लोन्स को गहराई से समझते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि प्रॉपर्टी की कीमत का 75 से 90% तक फाइनेंस हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा आकर्षण वो हैं टैक्स बेनिफिट्स। जी हां, मूलधन पर सेक्शन 80C और ब्याज पर 24B के तहत अच्छी खासी टैक्स की बचत हो जाती है। और हां, एक काम की बात, अगर ऐसा लगे कि ब्याज दरें आगे नहीं बढ़ेंगी या शायद कम होंगी, तो फ्लोटिंग रेट चुनना ज्यादा समझदारी वाला फैसला होता है। अब आते हैं LEP पर। ये जो है ना, ये अनुभवी इन्वेस्टर्स का एक पसंदीदा टूल है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपनी ही प्रॉपर्टी में बंद पड़े पैसे को बाहर निकालना। मतलब प्रॉपर्टी की कीमत का 50 से 70% तक लोन लेकर एक नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या उसे बिजनेस में लगाया जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी ब्याज दरें होम लोन से थोड़ी ज्यादा होती हैं, पर कैपिटल जुटाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स खासतौर पर बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, पर इसमें एक कमाल का फीचर है जिसे रेंटल डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी से भविष्य में आने वाले किराए को बैंक को दिखा दे, तो उसके आधार पर आज ही लोन मिल सकता है। ये कैश फ्लो को मैनेज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और हाँ, NRI इन्वेस्टर्स के लिए भी फाइनेंसिंग अब काफी आसान हो गई है। ज्यादातर बड़े बैंक बिल्कुल स्मूथ ऑनलाइन प्रोसेस देते हैं और NRE/NRO खातों से लोन भी मिल जाता है। बस 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, रीपेमेंट इंडियन रुपीज में ही होगा, और दूसरी, फेमा और RBI के नियमों को मानना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुए ऑप्शंस। अब बात करते हैं उन स्मार्ट तरीकों की जो एक आम इन्वेस्टर को प्रो इन्वेस्टर बनाते हैं। तो चलिए अब सिर्फ ऑप्शन गिनने से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन स्मार्ट मूव्स की जो अनुभवी इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, क्रेडिट स्कोर। ये जो 750 से ऊपर का स्कोर है ना, ये समझिए कि एक VIP पास है। इसी से सबसे अच्छी ब्याज दरें और सबसे तेज लोन अप्रूवल मिलता है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है। अब एक गोल्डन रूल की बात करते हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी सारी EMIs सब मिलाकर महीने की कमाई के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को दुरुस्त रखने और भविष्य के लिए दरवाजे खुले रखने का सबसे सरल और असरदार तरीका है। अब ये जो लोन का टेन्योर यानी अवधि है ना, ये एक तरह का लेन देन है। छोटी अवधि मतलब EMI थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज बहुत कम देना पड़ेगा। वहीं लंबी अवधि में
ईएमआई तो कम हो जाती है, जो अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए लोन खत्म होते होते ब्याज में लाखों रुपए ज्यादा जा सकते हैं। तो फैसला इस पर निर्भर करता है कि हर महीने कितना बोझ उठा सकते हैं बनाम कुल कितनी बचत करना चाहते हैं। और कुछ स्मार्ट मूव्स। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में ली जाए तो दोनों मालिक अलग अलग टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जिससे बचत लगभग 2 गुनी हो जाती है। फिर है स्टेप अप ईएमआई। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें पता है कि उनकी इनकम भविष्य में बढ़ने वाली है। और हाँ, हमेशा बैलेंस ट्रांसफर के मौकों पर नजर रखनी चाहिए। सोचिए, सिर्फ 1% कम ब्याज और लंबी अवधि में ये लाखों की बचत बन जाती है। अब आखिर में चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझना जरूरी है कि फाइनेंसिंग सिर्फ एक लोन चुकाने का काम नहीं है। ये तो वेल्थ बनाने की, संपत्ति बनाने की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखिए, पारंपरिक लोन के अलावा भी एक पूरी दुनिया है, जैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप, जिसके जरिए किसी बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है, या फिर RITS यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट जैसा है, जहां सीधे प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट मार्केट में निवेश किया जा सकता है। और हाँ, कुछ डेवलपर्स भी अपनी तरफ से बड़ी आकर्षक फाइनेंसिंग स्कीम्स देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि असली खेल लेवरेज और लिक्विडिटी के बीच संतुलन बनाने का है। मतलब उधार के पैसे को कितनी समझदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है और जेब में कितना कैश मौजूद है, इसके बीच एक सही बैलेंस बनाना है। लक्ष्य बस इतना है कि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता रहे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कोई आंच ना आए। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि जो फाइनेंसिंग हम चुन रहे हैं वो सिर्फ एक बोझ है, एक लोन है, या फिर वो दौलत बनाने का एक शक्तिशाली, एक स्मार्ट टूल है। इस सवाल का जवाब ही किसी भी निवेश की पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा।